अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। पिछली क्लास एंड की थी, मैंने एक होमवर्क दिया था और जो कॉम्प्लिकेशंस इन ओआर कैलकुलेशन बता रहा था, उसमें केस 1 किया था कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं और एक ही प्रोडक्ट है। फिर उसमें मैंने प्राइमरी अपोर्शनमेंट, सेकेंडरी अपोर्शनमेंट बताई थी। फिर उसमें आगे मैंने सिचुएशंस बना ली थी सेकेंडरी अपोर्शनमेंट की। एक सिचुएशन ये बनाई थी कि एसडीज आपस में एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, और ये मैंने सिचुएशन 1 कहा था और इसका एक सवाल क्लास में किया था और एक आपको होमवर्क दिया था। जो होमवर्क दिया था वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, फिर भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। सवाल था वो टर्नरी इंजीनियरिंग लिमिटेड। मैंने आई कैप के पुराने क्वेश्चन बैंक से भी रेफरेंस बता दिया था, उसका नए का भी बताया था, और ये राइस की बुक में भी क्वेश्चन 180 पे क्वेश्चन नंबर 5 था। अच्छा, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। इसमें देखिए आपको जो कॉलम्स सवाल में दिए हुए हैं, ये आप समझ लीजिए कि जो हमने सवाल किया था ना, जिसमें प्राइमरी एलोकेशन की थी किसी ना किसी बेसिस पे, उसके बाद हर कॉलम का ग्रैंड टोटल किया था और फिर सेकेंडरी अपोर्शनमेंट की थी। तो उन्होंने आपको प्राइमरी अपोर्शनमेंट करके दी हुई है। देखें, इनडायरेक्ट मटेरियल बांट के दिया हुआ है। इनडायरेक्ट मटेरियल है ही सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर, प्रोडक्शन में है नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि प्राइमरी अपोर्शनमेंट क्या थी कि कॉमन खर्चे दिए होते थे, जो कल सवाल किया था, उसको फिर हम सारे डिपार्टमेंट्स में बांटते थे। इसमें है ही नहीं ऐसा कोई कॉमन खर्चा, इसमें टोटल कॉलम कोई आ ही नहीं रहा, कोई है ही नहीं जो सिंगल फिगर्स नहीं हो। ये सारे आपको पांचों कॉलम्स में ऑलरेडी बांट के दिए हुए, तो प्राइमरी अपोर्शनमेंट करके दी हुई है। बस हमने क्या करना है, हमने टोटलिंग करनी है। टोटलिंग दोबारा क्यों करनी है? क्योंकि अभी इस टोटलिंग के अंदर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर भी आ रहा है, इसलिए टोटलिंग दोबारा करनी पड़ेगी। तो इसमें जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के अंदर ही है। सिर्फ जो अदर वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो पांचों में बांट के दिए हैं। रिक्वायरमेंट ए में ये कहा हुआ था कि आपने सिंगल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, सिंगल से मैंने आपको ये समझाया था कि डिपार्टमेंट वाइज बांटना नहीं, सारा फैक्ट्री का मिला के ग्रैंड टोटल। तो जब सारा फैक्ट्री का मिला के ग्रैंड टोटल है तो ओवरहेड भी सारे डिपार्टमेंट्स के ग्रैंड टोटल और बेस भी सारे डिपार्टमेंट्स की ग्रैंड टोटल। तो यही किया हुआ है, इन्होंने सारे ओवरहेड्स ऐड किए। क्या क्या है? ये जो वेरिएबल इनडायरेक्ट मटेरियल था ये सारे डिपार्टमेंट्स का ऐड कर लिया, 30 और 75, ये बन गया 105। इसी तरह अदर वेरिएबल ओवरहेड्स पांचों के ऐड कर लिए, ये वहां पर लिख दिए। फिक्स्ड ओवरहेड्स पांचों के ऐड कर लिए, ये वहां लिख दिए। ये पार्ट ए सोल्यूशन बता रहा हूं। ये बन गए सारे के सारे ग्रैंड टोटल ओवरहेड्स। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर बेस क्या रखनी है? डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये कहाँ लिखा है? नहीं लिखा, लेकिन हम डायरेक्ट लेबर आवर्स ही लेते होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो इन तीनों पीडीज के डायरेक्ट लेबर आवर्स 24, 9600 और 12000, इनको ऐड कर लिया तो ये 45600 बन गए। इन पे डिवाइड किया तो ये सिंगल ओएआर आ गया। ये पार्ट ए है। पार्ट बी में प्राइमरी अपोर्शनमेंट चूंकि कर दी हुई है, प्राइमरी अपोर्शनमेंट हो चुकी हुई है, बस हमने इनका टोटल करना है और उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट्स को बांटना है। अब सर्विस डिपार्टमेंट को बांटना किस रेशो में है वो भी उन्होंने बता दी है। वो उन्होंने साफ साफ बता दी है कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वो बांटना है लेबर आर की रेशो में, और जो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है वो बांटना है इंस्पेक्शन आवर्स की रेशो में। और ये सवाल की दोनों सेकंड लास्ट लाइन में दिए हुए हैं यूज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट के नाम से। यानी ये बेसिक सा प्रैक्टिस क्वेश्चन था जिसमें आपको सारा कुछ दिया हुआ था, पूरी तरह गाइड किया हुआ था। तो इसमें जो आखिरी लाइनें दो दी हुई हैं, इस रेशो में मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के टोटल खर्चों को बांट देना है। अब क्या हुआ? अब जब सारे खर्चे पहले 3 पीडीज में आ गए तो अब इनका ओएआर निकालना है। इनके ओएआर निकालने के लिए बेस, ये भी सवाल में बताई हुई है, तीसरे बुलेट पॉइंट में बताया हुआ है कि जो फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट है इसकी बेस मशीन आवर्स रखनी है,
जबकि फास्फेट और पेंटिंग डिपार्टमेंट्स की डायरेक्ट लेबर आवर्स रखनी है। तो इनको उनके बेसिस से डिवाइड किया और हर एक का OAR आ गया। तो बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, मैंने फिर भी आपको ये बता दिया। चलें आगे चलते हैं, दूसरी सिचुएशन बना लेते हैं कि एसडीज प्रोवाइड सपोर्ट टू अदर एसडीज एज वेल। और इसमें मैं एक टर्म लिख रहा हूं, उम्मीद तो है कि समझ जाएंगे आप, वन वे सपोर्ट। वन वे सपोर्ट अगर नहीं समझ आया तो मैं मिसाल बना के दिखाता हूं। मेरी वन वे सपोर्ट से मुराद ये है कि पीडीज को SD1 भी सपोर्ट कर रहा है और SD2 भी सपोर्ट कर रहा है, और इसके अलावा SD2 SD1 को भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बदले में SD1 से सपोर्ट ले नहीं रहा। तो ये वन वे सपोर्ट। एक और मिसाल देख लें, SD1 पीडीज को सपोर्ट कर रहा है, SD2 पीडीज को सपोर्ट कर रहा है, SD3 पीडीज को सपोर्ट कर रहा है। SD2 SD1 को भी सपोर्ट कर रहा है और SD3 को भी सपोर्ट कर रहा है। SD3 SD1 को सपोर्ट कर रहा है, बस। अब क्या है वन वे, जो सपोर्ट ले रहा है वो दूसरे को सपोर्ट दे नहीं रहा। तो देखें SD1 दोनों से सपोर्ट ले रहा है, दे नहीं रहा सपोर्ट। SD2 दोनों को सपोर्ट दे रहा है, सपोर्ट ले किसी से नहीं रहा। SD3 SD1 को सपोर्ट दे रहा है, SD2 से सपोर्ट ले रहा है। तो ये वन वे सपोर्ट, इसको मैंने सिचुएशन 2 कह दिया। सिचुएशन किस बात की बना रहा हूं मैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं केस 1। केस 1 क्या था कि मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन प्रोडक्ट एक है। फिर इसमें मैंने प्राइमरी अपॉर्शनमेंट और सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट एक्सप्लेन की थी। फिर सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट को आगे मैंने मजीद सिचुएशन में बांटा था। पहली सिचुएशन ये बनाई थी कि एसडीज सिर्फ पीडीज को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके लिए एक सवाल मैंने खुद क्लास में किया था और एक आपको ये टर्नरी इंजीनियरिंग वाला होमवर्क दिया था। ये 2 सवाल इसके लिए हो गए। दूसरी सिचुएशन मैंने ये बनाई है कि एसडीज दूसरे एसडीज को सपोर्ट कर रहे हैं, पीडीज को तो कर ही रहे हैं, तभी तो एसडीज हैं, वरना पीडीज को भी सपोर्ट नहीं करना तो उनकी जिंदगी का क्या मकसद है। लेकिन दूसरे एसडीज को कर रहे हैं तो वन वे सपोर्ट है। ये मैंने 2 मिसालें बनाई। एसडी इससे सपोर्ट ले रहा है, बदले में सपोर्ट इसको दे नहीं रहा। पीडीज को तो दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह यहां भी ऐसा ही है, SD2 पीडीज को तो सपोर्ट कर रहा है लेकिन इन दोनों को भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बदले में सपोर्ट ले नहीं रहा है। तो इसको मैंने कहा वन वे सपोर्ट। अच्छा, इसको सिचुएशन 2 को सिचुएशन 1 से अलग रखने की जरूरत क्यों पड़ी, यानी ये एक अलग सिचुएशन बनाई ही क्यों? इसलिए बनाई, ये टर्नरी वाले सवाल की मिसाल लेता हूं। इसमें क्या था, एक इंस्पेक्शन और एक मेंटेनेंस। इसका टोटल था 3 लाख और इसका 210। जब सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट की तो इस 3 लाख को यहां से निकाला और फैला दिया पीडीज के अंदर, ये यहां आ गया। और इसी तरह इस 210 को यहां से निकाला और वो भी इधर पीडीज में डल गया। सिंपल सी बात थी। अगर ये वाला केस होता और फर्ज करते हैं कि जो इंस्पेक्शन है वो मेंटेनेंस को भी सपोर्ट करता होता, तो हम पहले मेंटेनेंस का खर्चा खाली करते, 3 लाख यहां से हम खाली कर देते, ये 0 हो गया, और ये उठा के हम पीडीज में डाल देते। फिर इंस्पेक्शन को 210 को खाली करते। अब जब ये 210 यहां से खाली होता तो कहां कहां जाता, यहां भी चला जाता और यहां फिर आ जाता। फर्ज करें 21,000 यहां आ जाता। तो अभी अभी मेंटेनेंस को खाली किया था,
फिर आ गया इसमें, दोबारा खाली करना पड़ेगा, तो एक लाइन बढ़ जाएगी बेकार में। तो इस बेकार में लाइन बढ़ाने से क्या करें, फिर क्या स्टेप लें कि ये लाइन 2 लाइनें बन जाएंगी? हम पहले इंस्पेक्शन को बांट देते हैं, हम पहले इंस्पेक्शन को बांट लेते हैं। इंस्पेक्शन को बांटेंगे, यहां 21 आ जाएगा, इंस्पेक्शन खाली हो गया। अब यहां से 3 21 बांट लेंगे। दोबारा सुने, अगर ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट, जिस तरह ये अभी टर्नरी वाले सवाल की मिसाल ले रहा हूं मैं, यहां से 2 10 था, यहां 3 लाख था, यहां से 3 लाख खाली किया था, यहां से 2 10 खाली किया था। अब मैंने खुद से मिसाल ली है कि फर्ज करते हैं इंस्पेक्शन इसको सर्विस देता होता, और अगर मैं पहले मेंटेनेंस का खर्चा बांट देता तो यहां से 3 लाख खाली हो जाता, लेकिन जब इंस्पेक्शन खाली करते तो 21,000 यहां आ जाता। 21 कैसे आया? मैंने ऐसे ही एज्यूम किया है कि इसका 10% इसको बंट रहा है, ऐसे ही एज्यूम किया मैंने। तो अभी इसको खाली किया होता 21,000 फिर आ जाता। तो पहले इसको खाली कर ले, उसके बाद इसको खाली कर ले। अच्छा, ऐसी एक मिसाल ध्यान में आ गई कि ये दीवार है या बोर्ड है, चलें इसको अगर पानी से साफ करना है, पानी से इसको, वो स्पंज से इसको अच्छी तरह धोना, साफ करना है, तो नीचे से धोना शुरू करें। इस बोर्ड को स्पंज से पानी से अच्छी तरह साफ करना है, तो नीचे से धोना शुरू करें या ऊपर से धोना शुरू करें? क्यों? नीचे से धो लें। हाँ, जब ये धो लेंगे और फिर ऊपर पहुंचेंगे तो पानी फिर नीचे आ जाएगा, तो फिर दोबारा नीचे साफ करना पड़ेगा। तो ऊपर से धोना शुरू करते हैं ताकि पहले ऊपर से साफ हो जाए, जो इधर बह के आया होगा फिर एक ही दफा साफ हो जाएगा। तो मिसाल समझ आई कि पहले इसको साफ कर लें, क्योंकि इसको साफ करेंगे तो पानी इधर आ ही जाना है, तो पहले इसको साफ कर लें, बाद में इसको साफ कर लेंगे। इसका सवाल ऐसा कोई खुद ही बनाता हूं, सवाल लिखें सवाल है नहीं, पास पेपर में इसका सवाल नहीं है, इसलिए खुद ही बना रहा हूं। ऐसे आंसर शीट को ऐसे कर लो। हाँ, नहीं नहीं, कांटा क्यों मार रहे, बना ले, चाहे तो 2 पेजेस मिला के बना ले। हाँ बना ले, कोई मसला नहीं। अच्छा, एक ना स्टूडेंट ने मुझे सवाल पूछा था कि ये जो आप सब लेक्चर नोट्स लिखवा रहे हैं, ये राइस की बुक में इस तरह नहीं लिखे हुए, या जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन इस तरह से नहीं है, तो फिर क्या हम पैक की बुक ख़रीद लें? अगर आप पैक की बुक भी ख़रीद लेंगे ना, तो मैंने वो भी नहीं लिखी हुई, FAR 2 की हाँ मैंने लिखी हुई है बुक, इसलिए मैंने कहा था कि वो आप बुक खरीदें। और FAR 2 चूँकि स्टैंडर्ड्स हैं, डिस्क्लोजर्स हैं, स्टैंडर्ड्स के फॉर्मेट्स हैं, तो मैंने बुक में उसके मुताबिक लिखा हुआ है। कॉस्ट की मैंने बुक नहीं लिखी हुई, और कॉस्ट अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो हर टीचर के स्टाइल में फ़र्क हो सकता है, हर क्वेश्चन के सोल्यूशन में फ़र्क हो, सोल्यूशन मतलब एंड आंसर में नहीं, उसकी प्रेजेंटेशन में फ़र्क हो सकता है। एंड आंसर सही होता है मोस्टली, प्रेजेंटेशन में फ़र्क हो सकता है, टीचर टू टीचर वेरी करता है ये। चूँकि मैंने बुक नहीं लिखी हुई है, ना पैक में लिखी थी कॉस्ट की, ना राइस में लिखी है, तो कोई एक बुक तो मैंने कहनी थी, राइस में खड़ा हूँ इसलिए राइस की बुक कह दी। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर पैक की बुक खरीदेंगे तो वो उसी तरह लिखी होगी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको जो नोट्स बनवाने, जो मैं आपको नोट्स लिखवा रहा होता हूँ, जैसे बोर्ड पे कर रहा होता हूँ, इस तरह किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये मैं किसी किताब से पढ़ के आपको वही किताब नहीं छपवा रहा, ये मैंने को 3-4 किताबें सामने रख के, अपना इतना सारा एक्सपीरियंस सामने रख के, फिर अकल सामने रख के, ये सब नोट्स अपने हिसाब से बनाए हुए हैं। तो ये आपको किसी किताब में इस तरह लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये जो मैं लेक्चर नोट्स बोर्ड पे कर रहा होता हूँ, या आपको मैं ज़बानी कह रहा होता हूँ कि नोट्स लिखें, ये आप लिखा करें, आपका रजिस्टर ही आपका स्टडी मटेरियल होगा। तो ये बच्चे ने सवाल पूछा था, इसलिए मैंने सबसे शेयर कर लिया कि अगर आप कॉस्ट की बुक, राइस की चीज़, सर ने आपने राइस की बुक नहीं लिखी, आप पैक की बुक खरीद लें, वो भी मैंने नहीं लिखी हुई।
मैं जब वहाँ पढ़ाता था तब भी मैं उसमें से अपने सिर्फ कुछ सवाल वहाँ से करवाता था, बुक पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट था उसका। तो ये जो नोट्स आपको बता रहा हूँ ये मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से, अकल से बहुत सारी चीज़ों को निचोड़ के ये बना के लिखवा रहा होता हूँ। ये किसी बुक में नहीं मिलेंगे। जिस तरह मैं सवालों के सोल्यूशन यहाँ बोर्ड पे कर रहा होता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से पीछे बुक में भी हुए होंगे। प्रेजेंटेशन फ़र्क हो सकती है, मैं वैसे कर रहा होता हूँ जैसे सिखा रहा होता हूँ, आप इस तरह चल लें। कुछ सोल्यूशन होंगे पास्ट पेपर्स के, वो मैं आपको खुद ही पीडीएफ फाइल दे दिया करूँगा, उसकी अपलोड कर दिया करूँगा, क्योंकि उनके सोल्यूशन जो आई कैप के हुए होंगे, मुझे लगता होगा थोड़े मुश्किल तरीके से हुए हैं। जो मैं बोर्ड पे करता हूँ वो तो मैं बोर्ड पे लिख ही रहा हूँ। जो मैं होमवर्क भी दूंगा और मुझे लगेगा कि इनका सोल्यूशन मुझे डिफरेंट स्टाइल से कर देना चाहिए, वो मैं आपको पीडीएफ फाइल दे दिया करूँगा। जो ज़्यादा मुश्किल होंगे ना, वो मैं पीडीएफ फाइल दे दिया करूँगा। तो बुक राइस की खरीद लें, बहुत है। लेक्चर नोट्स जो मैं बोर्ड पे करा रहा होता हूँ वो आपने करने हैं नोट। जो मैं डिक्टेट करवा रहा हूँ तो वो आपने अच्छे बनाने हैं। ये आपका जो रजिस्टर है यही आपकी कुल कायनात है। सवाल लिखिए। बजटेड टोटल ओवरहेड्स आफ्टर प्राइमरी अपॉर्चनमेंट। बजटेड टोटल ओवरहेड्स आफ्टर प्राइमरी अपॉर्चनमेंट, यानी बिल्कुल जैसे टर्नरी इंजीनियरिंग वाला सवाल था ना, उसी तरह का सवाल। बजटेड टोटल क्या कहा है? बजटेड टोटल ओवरहेड्स आफ्टर प्राइमरी अपॉर्चनमेंट आर एज फॉलोज। अच्छा, अब एज फॉलोज में 5 डिपार्टमेंट्स हैं, PD1 to 3 और SD1 to। PD1, PD2, PD3 यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और SD1 और SD2। 5 फिगर्स बताने लगा। PD1 में 5 लाख, PD2 में 450,000, 4.5 लाख, PD3 में 3 लाख, SD1 में 2 लाख और SD2 में 120,000। फिगर्स दोबारा बताएं। PD1 में 5 लाख, PD2 में 450,000, PD3 में 3 लाख, SD1 में 200,000, 2 लाख, और SD2 में 1 लाख 120,000, 1,20,000। उसके बाद लिखिए बजटेड मशीन आवर्स। बजटेड मशीन आवर्स PD1 में 10,000, 10,000। PD2 में 12,000, 12,000। और PD3 में 15,000, 15,000। उसके बाद लिखिए SDs प्रोवाइड सपोर्ट एज फॉलोज। SDs प्रोवाइड सपोर्ट एज फॉलोज।
एज फॉलोज में, ये एज फॉलोज में लिख रहा हूं। ये इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि SD1 ने जितना भी काम किया, जितनी भी मेहनत की, उसके जितने भी खर्चे हुए, वो इन डिपार्टमेंट्स में इस तरह बटने चाहिए। यानी SD1 की सारी मेहनत का 10% SD2 के लिए, सारी मेहनत का 40% PD1, 30% PD2, 20% PD3 के लिए। तो ये एज फॉलोज के नीचे रिक्वायर्ड है मुझसे मशीन आर रेट फॉर ईच PD। मशीन आर रेट निकालना है, कैलकुलेट मशीन आर रेट यानी OAR फॉर ईच PD। ये थोड़ी अंग्रेजी की जगह बेसिस PD1, PD2, PD3, SD1 और SD2। चूंकि अपॉर्शनमेंट हमने नहीं करनी ना प्राइमरी, तो इसलिए यहां पर मैंने टोटल का कॉलम नहीं बनाया, आइटम्स नहीं लिखा, क्योंकि प्राइमरी अपॉर्शनमेंट करके दी हुई है। तो जो टोटल ओवरहेड्स दिए हुए हैं वहीं से मैं स्टार्ट कर लेता हूं। टोटल ओवरहेड्स PD1 के कितने दिए हुए? 5 लाख। इसके 4.5 लाख। इसके 3 लाख। इसके 2 लाख। इसके 120। अब करते हैं सेकेंडरी, क्योंकि प्राइमरी तो करके दी हुई है, तो सेकेंडरी अपॉर्चुनिमेंट। पहले किसको बांटे, SD1 को कि SD2 को? अच्छा, मैंने अभी जो हेडिंग दी थी सिचुएशन 2 और 2 मिसालें दी थी, तो उसका हल नहीं बताया था कि पहले किसको बांटना? ज़बानी बताया था। अब आप लिख भी लें, हम पहले उस SD को बांटेंगे जो ज़्यादा SDs को सपोर्ट कर रहा है, मूविंग टूवर्ड्स वो SD जो सिर्फ सपोर्ट ले रहा है। मैंने अभी जो 2 सिचुएशन 2 लिखी थी और 2 मिसालें लिखी थी ना, तो हमने पहले उस SD से बांटना शुरू करना है जो ज़्यादा को सपोर्ट बांट रहा है, और फिर आखिरी नंबर उस SD का आएगा जहां पर सिर्फ सपोर्ट आ ही रही है। जैसे अगर उन्हीं दोनों मिसालों, अगर वो दोनों मिसालें नोट की हैं आपने, तो इधर वाली जो मिसाल थी, ये मिसालें की थी नोट, इधर वाले में पहले SD2 को बांटें कि पहले SD1 को बांटें? जो मैंने यहाँ एग्जांपल लिखी थी, 2 फॉर एग्जांपल करके नहीं लिखा, वो नहीं नोट की? SD1 और SD2 मैंने यहाँ लिखा था, जिसमें SD2 SD1 को भी सपोर्ट कर रहा था और PDs को भी सपोर्ट कर रहा था, और SD1 सिर्फ PDs को सपोर्ट कर रहा था। तो SD2 और SD1 में से पहले किसको बांटें? SD2 को। इसी तरह जो यहाँ मिसाल बनाई थी SD1, SD2, SD3, SD2 दोनों SDs को सपोर्ट कर रहा था, SD3 सिर्फ SD1 को सपोर्ट कर रहा था, और SD1 सिर्फ खुदगर्ज सपोर्ट ले रहा था। पहले किसको बांटें? SD2 को, फिर SD3 को, फिर SD1 को।
तो इसका आंसर ये है कि आप उस SD को पहले बांटेंगे सेकेंडरी अपोर्शनमेंट में जो ज्यादा सपोर्ट दे रहा है, फिर मूविंग टूवर्ड्स वो SD जो सपोर्ट सिर्फ ले रहा है। इस सवाल में SD1 SD2 को सपोर्ट कर रहा है कि SD2 SD1 को सपोर्ट कर रहा है? तो SD1 सपोर्ट कर रहा है चूंकि, और SD2 सिर्फ सपोर्ट लेने वालों में है, तो पहले मैं वहां पर किसको बांटूं? SD1 को। पहले मैं SD1 को बांटूंगा। SD1 का 2 लाख जब बांटेंगे तो यहां आ जाएगा नेगेटिव, और ये 2 लाख किस रेशो में बांटना है? वो 40 30 20 और 10। SD1 के खर्चे को इस रेशो में बांटना है। बांटे 2 लाख का 40%, 80,000 यहां आ जाएगा, 60 यहां आएगा, इधर 40 यहां आएगा और 20 यहां आएगा। SD1 हमने खाली कर दिया, खाली मतलब 0 हो गया। अब किसको बांटे? SD2 को। SD2 में कितना आ गया हुआ है अब जो खाली करना है? SD2 में अब यहां कितना नेगेटिव लिखूं? 140। अब यहां से हम 140, क्योंकि अभी अभी 20 यहां आया है ना, हम तो यहां से 140 निकालेंगे, यहां नेगेटिव, और इसको बांटेंगे 50 40 और 10 में, तो 70,000 यहां आ जाएगा। यहां कितना आएगा? 56 यहां आएगा और 14 यहां आएगा, और ये दोनों SDs बंट गए। तो इसके बाद इनका ग्रैंड टोटल देख लेते हैं। ये 0 हो गए हुए हैं दोनों, और यहाँ बन गया हुआ है 650, यहाँ बन गया है कितना? 566, और यहाँ बन गया है 354। ये इनके न्यूमरेटर ओवरहेड्स आ गए। अब इनकी OAR की बेसिस क्या है? मशीन आवर्स। PD1 के मशीन आवर्स कितने बजटेड? 10,000, इसके 12,000, इसके 15,000। तो इससे निकल आएगा OAR। OAR होगा रुपीस पर मशीन आवर। PD1 का कितना? 65 पूरा 17। 2 डेसिमल तक रेट ले जाया करें। 23.6। ये हो गई सिचुएशन 2। जी क्या? दोनों आपस में कर रहे हो एक दूसरे को, तो सिचुएशन 3 है ना ये।
नहीं, टेस्ट सिर्फ, वो फिर सबमिट कराएंगे। सबमिट कैसे कराएंगे, इस पे करते हैं बात। सिचुएशन 3, सिचुएशन 3 ये है कि SDs प्रोवाइड सपोर्ट टू ईच अदर, और इसको मैं कह देता हूं टू वे सपोर्ट। टू वे सपोर्ट से मुराद, इसमें चांसेस 2 SDs के ही हैं, 3 के बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन मैं समझाने के लिए 3 भी बना दूंगा। SD1 और SD2 PDs को तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, एक दूसरे को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ये मुराद है टू वे से, कि ये ईच अदर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। SD1, SD2, SD3, ये तीनों इसको तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। इसके अलावा SD1 SD2 को भी सपोर्ट कर रहा है, SD3 को भी सपोर्ट कर रहा है, SD3 SD2 को भी सपोर्ट कर रहा है और SD1 को भी सपोर्ट कर रहा है। तो SD1 SD3 एक दूसरे को भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन 3 बहुत मुश्किल होगा, बहुत लेंथी हो जाएगा, तो एग्जाम में 2 SDs ही होंगे। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी जब SD1 को पहले खाली किया था, यहां कितना लिखा हुआ था, 200 ना, और यहां 120। अभी हमने क्या किया था, अभी पिछले सवाल में 200 खाली किया था, इधर 20 आ गया था, और ये बस खत्म हो गया था। यहां से फिर 140 निकाला था, और ये भी खत्म हो गया था। अगर यहां से भी इधर 10% सपोर्ट जाया करती, तो जब इसको खाली करते तो 14 यहाँ आ जाता। अभी खाली किया था, फिर यहाँ पर अमाउंट आ गई, चलो फिर इसको दोबारा खाली करते, यहाँ से खाली करते, यहाँ फिर आ जाता, 2 आ जाता लेट से। अभी खाली किया था, फिर आ गया, फिर इसको खाली करते, फिर यहाँ फिर आ जाता। तो ये आपस में एक दूसरे से कैच खेलते रहते, तो फिर ये कभी भी खत्म ना होता सिलसिला, कभी भी नहीं। फिगर्स पे गौर करो। इधर खाली करेंगे यहाँ आएगा, इधर खाली करेंगे छींटे वहां भी जाएंगे, इधर खाली करेंगे फिर छींटे यहाँ भी आएंगे, लेकिन छींटे कम होते जाएंगे। यहां से 20 यहां गया था, अगली बार सिर्फ 2 गया है। यहां से 14 यहां गया था, अगली बार सिर्फ 0.2 गया है। तो ये लाइनें 4 5 6 7 8 लाइनें चलेंगी, उसके बाद निग्लिजिबल होना शुरू हो जाएगा। ये मसला आएगा यहाँ पर कि जब हम एक को ख़त्म करेंगे तो दूसरे में जाएगा, दूसरे को ख़त्म करेंगे तो पहले में फिर आ जाएगा। ये किस सूरत में हो रहा है, जब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं।
अभी जो पिछला सवाल किया था, जब यहां से 2 लाख खत्म किया तो पीडीज में और SD2 में ट्रांसफर हुआ था ना, फिर SD2 को खाली किया था तो सिर्फ पीडीज में गया था। लेकिन अब क्या होगा कि SD2 से हिस्सा यहां भी जाएगा, तो ये जो खाली किया था यहां फिर 14 आ जाएगा, फिर 14 बांटेंगे, हिस्सा फिर SD1 में चला जाएगा, तो वो जो अभी खाली किया था फिर यहां पर आ जाएगा, फिर इसको बांटेंगे, फिर हिस्सा यहां पर आ जाएगा, वो जो अभी खाली किया था फिर यहां पर आ जाएगा। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा दूर तक नहीं चलेगा, को 3 4 5 6 दफा में खत्म हो जाएगा। इस मसले के 2 हल हैं। मसला क्या है? मसला ये बताया है कि एक SD खत्म करते हैं तो दूसरे SD में हिस्सा जाता है, फिर दूसरे SD को खत्म करते हैं, खत्म करने से मुराद है जब इसके हिस्से बांटते हैं तो पहले SD में फिर से हिस्सा आ जाता है, फिर इसको खत्म करते हैं तो दूसरे में फिर से हिस्सा चला जाता है। तो ये जो आपस में कैच कैच खेल रहे हैं ये कुछ अरसे तक चलता रहेगा। इस मसले का हल, इसके 2 हल हैं। ये जो सिचुएशन 3 मैंने लिखी है, इसके सॉल्यूशंस टू दिस सिचुएशन 2 हैं। एक कहलाता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जो सामने हुआ नजर भी आ रहा है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और दूसरा हल कहलाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ये जो सिचुएशन 3 मैंने लिखी है, इस मसले के 2 हल है। मसला क्या है? मसला यहां बताया आपको। इस मसले के 2 हल हैं। एक हल कहलाता है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और एक हल कहलाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इन दोनों मसलों के जो हल हैं, यानी ये सॉरी, इस मसले के जो दोनों हल हैं, एक तो नाम से ही पता चल रहा है कि क्या करना है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें कोई अंग्रेजी बताने की जरूरत नहीं है, ये सवाल का सोल्यूशन कराता हूं, उसी में इसका समझ भी आ जाएगी। और जो दूसरा साइमल्टेनियस इक्वेशन है, ये भी सोल्यूशन से ही समझा देता हूं। तो ये दोनों तरीके मैं आपको 2 सवालों से करवाता हूं। चलें इसका सवाल लिखें, करते हैं। ये नोटेड, वो जो मैं लेक्चर सारा ये बोर्ड पे साफ सुथरा कर रहा होता है ना, नोट करना होता है, ये मिसालें भी नोट करनी होती है। अच्छा, इसका सवाल लिखें जी। 2 पीडीज कर लेते हैं, 2 एसडीज कर लेते हैं। बजटेड टोटल ओवरहेड्स, सवाल लिखें, बजटेड टोटल ओवरहेड्स आफ्टर प्राइमरी एलोकेशन, budgeted total overheads after primary allocation are as follows.
आर एज फॉलोज। अब एज फॉलोज में लिखिए PD1, PD2, SD1 और SD2। चार है। ओवरहेड्स बता रहा हूं, SD1 में 30,000, SD2 में 50,000, क्या बताया? SD1 SD2 बताएं? नहीं, PD1 PD2, PD1 है ये। PD1 में 30,000, PD2 में 50,000, SD1 में 20,000 और SD2 में 15,000। दोबारा सुन लें, PD1 में टोटल ओवरहेड 30,000 है, 30,000, 30, और PD2 में 50,000 है, SD1 में 20,000 है और SD2 में 15,000 है, 15,000। बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, PD1 में 5,000 है, 5,000 आवर्स, और PD2 में 6,000 आवर्स है, 6,000। लिख लिए? अच्छा, इसके बाद लिखें SDs प्रोवाइड सपोर्ट एज फॉलोज। SDs प्रोवाइड सपोर्ट एज फॉलोज। अब एज फॉलोज में अच्छा, वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं कि सबको ये बात क्लियर है, लेकिन फिर भी एहतियात हो सकता है कुछ मासूम बच्चे भी हों। ये जो यहां लिखा हुआ है 20, ये 20, ये 20, ये सही नहीं था। ये इधर 20 यहां नहीं है, इधर 20 है, यहां डैश है। ये जो यहां 20 लिखा हुआ है, इस 20 का क्या मतलब है? SD1 SD2 को सपोर्ट कर रहा है 20%, या SD2 SD1 को 20% सपोर्ट कर रहा है?
SD2, SD1 के सामने SD2 के नीचे 20 लिखा हुआ है, तो SD1 SD2 को 20% सपोर्ट कर रहा है या SD2 SD1 को 20% सपोर्ट कर रहा है? SD2 को सपोर्ट कर, SD2 सपोर्ट कर। अच्छा, जिनको अभी समझ नहीं आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं इसी को एक और शक्ल में लिखता हूं, और ये वो शक्ल है जो मैंने पिछला सवाल किया था, लेकिन पेपर में तो उस शक्ल में हो तो उसको ना चेंज कर सकते। चालीस, 50, 10, 50, 30, 20। अगर आप ये याद रख लेते हैं कि जिसके नीचे लिखा होगा उसको सपोर्ट कर रहा होगा, जिसके सामने लिखा होगा वो सपोर्ट कर रहा होगा, तो ये तरीका सही नहीं है, क्योंकि देखें ये दो मुख्तलिफ शक्लों में भी सवाल में लिखा हो सकता है। अब यहां पर नीचे और सामने वाली बात तो बदल गई। फिर कैसे पहचाने? आप पहचाने कि पीडीज कहां लिखे हुए हैं इस प्रेजेंटेशन में। पीडीज रोज में है कि कॉलम्स में? रोज में। तो पीडी जहां लिखा होगा वो तो रिसीव ही कर रहा होगा ना, वो तो सपोर्ट नहीं ना दे रहा होगा, पीडी तो सपोर्ट ले रहा होगा। तो पीडी चूंकि रिसीव वो रोज में लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये भी रिसीव करने वालों में। देखें ये रिसीव कर रहे हैं, पीडी इससे इतना रिसीव कर रहा है, ये इससे इतना रिसीव कर रहा है, ये इससे इतना रिसीव कर रहा है। तो अब चूंकि रिसीविंग डिपार्टमेंट ऐसे लिखे हुए हैं तो ये रिसीविंग डिपार्टमेंट, यानी ये SD1 से इतना रिसीव कर रहा है। यहां पर किस तरह से लिखा हुआ है? PD1 PD2 कॉलम्स में लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब रिसीविंग डिपार्टमेंट्स कॉलम्स में लिखे हुए हैं, ये रिसीविंग है, ये रिसीविंग है, ये रिसीविंग है। लेकिन आपने शक्ल बदल ली थी ना लिखते हुए, अगर इस शक्ल में लिखा होता फिर मेजॉरिटी बच्चे पहचान लेंगे, लेकिन कुछ कमजोर बच्चे भी हो सकते हैं, उनके लिए बता रहा हूं। तो आप ये याद रख लें कि जहां PD1 PD2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब वो रिसीविंग डिपार्टमेंट है। तो SD1 रिसीव कर रहा है SD2 से इतनी सपोर्ट, SD2 रिसीव कर रहा है SD1 से इतनी सपोर्ट, और रिक्वायर्ड है OAR फॉर ईच PD, मुझसे रिक्वायर्ड है OAR फॉर ईच PD यूजिंग, रिक्वायरमेंट में लिखें OAR फॉर ईच PD यूजिंग पार्ट ए। अब यूजिंग के बाद पार्ट ए, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और पार्ट बी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ठीक, पहले मैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूं, पहले मैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व कर रहा हूं। अंग्रेजी लिखूंगा, बेसिस PD1 PD2 SD1 और SD2, ये सारे रुपीस में है।
टोटल ओवरहेड्स जो गिवन है वो कितने हैं इधर? 30,000, 50,000, 20,000 और 15,000। अब करते हैं सेकेंडरी अपॉर्चनमेंट। पहले SD1 को बांटे कि पहले SD2 को बांटे? जिसको मर्जी बांटे, जिसको मर्जी बांटे। पहले SD1 को बांट लेते हैं। SD1 को जब बांटेंगे तो किस रेशियो में बांटेंगे? SD1 कितनी कितनी सपोर्ट कर रहा है? SD1 क्या क्या सर्विस दे रहा है? 50, हाँ 40, 50, 10। जो SD1 है वो 40, 50, 10 सपोर्ट कर रहा है, तो यहां से हम 20 निकाल देते हैं और ये 20 इन तीनों में बांट देते हैं। कितना? 8,000, 10,000 और 2,000। SD1 फिलहाल खाली हो गया, अब SD2 खाली कर लेते हैं। SD2 में कितना आ गया हुआ है जो खाली करें? बर्तन में कितना भर चुका है जो खाली करें? 17। अच्छा, SD2 कितना कितना रेशो खाली करना है? 50, 30 और 20। जी 17,000 को बांटे हम, कितना कितना आएगा? कितना? 8,500। कितना? 5,100, 3,400। अब देखिए ये SD1 खाली किया था फिर आ गया इसमें, तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से SD1 को खाली करते हैं। 40, 50 और 10। अब कितना खाली करना है? 30, 400। कितना कितना आएगा? 1,360, 1,700 और 340। SD2 खाली किया था फिर आ गया रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, 50, 30, 20। अब यहां से 340 निकाल देंगे।
जी 170, इधर 102 और इधर 68। SD1 है सही है। SD1 में फिर आ गया, फिर बांट देते हैं। अच्छा ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? 3 लाइनें बहुत होंगी वैसे, आप देखेंगे एंड हो जाना है इसने। 40 50 10, यहां से निकलेगा 68। हाँ जी, यहाँ कितना आ जाएगा? 27 पॉइंट, और रहने दें, पॉइंट्स रहने दें। और यहाँ आ जाएगा 34 और यहाँ आ जाएगा 7। अब बांट लेते हैं SD2 को, 50 30 और 20। अच्छा आप देखें, आप एक लाइन और बना सकते हैं, क्योंकि अब तो डेफिनेटली पॉइंट्स में जाएगा ना, क्योंकि 7 जब हम इसको 20% बांटेंगे, 50% बांटेंगे, तो 7 के कितने को टुकड़े हो जाएंगे, तो अब तो पॉइंट्स में जाएगा ही जाएगा। यहां से यहां कितना आएगा? 20% 1.4 आ जाएगा। तो आप उसके बाद जब अगली लाइन करेंगे तो उसमें फिर कितने को टुकड़े हो जाएंगे? तो आप यहां पर भी क्लोज कर सकते हैं, या एक लाइन चलें और बना देता हूं। ये आ जाएगा 7, यहां से इधर कितना 3.5 है, इसको 4 कर लेते हैं, ये 2.1 2 कर लेते हैं, और इधर 1, और बस अगली लाइन आखिरी है। इस अगली लाइन में SD1 यहां से 1 निकल जाएगा। अब इस 1 के कितने को टुकड़े करने हैं? ये डलना है 40 और 50 और 10, तो 0.5 यहाँ कर दें, 0.5 यहाँ कर दें बस। और अगर 0.5 नहीं करना तो सारा 1 यहीं कर दें, काफ़ी। यहाँ क्यों कर दें? क्योंकि ज़्यादा मेजर यहाँ आना है ना। ये भी कर सकते थे कि इस 7 को यहाँ ना लिखते और यहाँ 4 और 3 बांट देते, ये भी चल जाता। तो एग्जामिनर इसमें आपसे बस ये रिपीटिशन टेस्ट कर रहा है। एग्जामिनर इसमें इतना सेंसिटिव नहीं है कि छठी लाइन क्यों नहीं लिखी, 5वीं पे क्यों खत्म कर दिया है। बस 2 3 लाइनें लिखी नजर आ जाए बहुत है। ये बस रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाना है बस। कहीं ना कहीं एंड पे राउंडिंग ऑफ तो करनी ही पड़ेगी। तो मैंने अभी इस वक्त आखिरी लाइन जो लिखी है इसको अवॉइड कर सकता था। कैसे? इसी नीली वाली लाइन में यहाँ 7, यहाँ 0, यहाँ 4 और यहाँ 3 बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। हाँ जी, डन।
अब इनका कर लेते हैं ग्रैंड टोटल, देखिए कितना आया। 4806 1666939। ये हो गया ओवरहेड्स का न्यूमरेटर, OAR का न्यूमरेटर ओवरहेड्स, और इनको बेस से यानी 5000 आवर्स और 6000 आवर्स। इधर नीचे जगह नहीं है, कर लें, खुद ही कर लें। इसकी बेस कितनी है? 5000 आवर्स और इसकी 6000 आवर्स, और इन दोनों का OAR निकल आएगा। ये हो गया रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। जब इस 48 को इसी के नीचे चल रहा हूँ, इस 48 वाले के नीचे 5000 आवर्स हैं और उसके नीचे 6000 आवर्स हैं, इसका OAR आ जाएगा 9.61 और इसका 11.16। ये हो गया पार्ट ए, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड्स आसान है, आसान। अब आते हैं पार्ट बी पे। एग्जाम में टेस्ट वैसे नाम लेके वो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन ही करता है, साइमल्टेनियसली नहीं पूछता, लेकिन बहरहाल एक तरीका है, कर लेते हैं। आसान है वैसे, जो बताने लगा हूँ आसान है। पार्ट बी सॉल्व करने लगा हूं, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशन। लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन समझाने में मुझे आसानी होगी, मैं इसी सॉल्यूशन का सहारा ले रहा हूं। सिर्फ समझाने के लिए मैं सॉल्यूशन का सहारा ले रहा हूं, वरना इट डज नॉट मीन कि पहले ये सॉल्व करेंगे तो साइमल्टेनियस इक्वेशन होगा। मैंने सिर्फ उसको समझाने में आसानी होगी इसलिए इसका सहारा ले रहा हूं। करें आप ये, नूर मुझे ये कैलकुलेशन करके बता दें, बाकी लोग भी कैलकुलेट जरूर करिएगा। SD1 से टोटल आउट कितना हो रहा है, यानी आउट यानी ट्रांसफर आउट कह लें, कितना 23469। SD2 से कितना ट्रांसफर आउट हो रहा है, यानी ये 20, बस नहीं भाई, ये बड़ा खतरनाक है, पेपर में बहुत मसला करेगा। 347, ये पेपर में खतरनाक है, इसको चेंज कर लें। ये फिगर्स दोबारा सुन लें। अच्छा, मैं ये अभी जो सामने कर रहा हूं ना, इसको आप सिर्फ समझें, इसको ना नोट करें, करना है तो कर लें, लेकिन अभी ये सोल्यूशन नहीं है सवाल का। अभी मैं सिर्फ आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, और आसानी होगी इसलिए मैं उस आंसर का सहारा ले रहा हूं। SD1 से टोटल ट्रांसफर आउट जो हुआ है वो ये हुआ है, ये इनका टोटल मैंने ये लिख लिया। जो SD2 से टोटल ट्रांसफर आउट हुआ है वो ये है, ये मैंने यहां लिख लिया। SD1 में खर्चा था तो ट्रांसफर आउट हुआ ना। SD1 का पहले ही अपना कितना था,
जो इसका अपना खालिस इसका अपना था 20,000। SD2 का 15,000। जब इसमें था ही सिर्फ 20, तो यहां से 23 ट्रांसफर आउट कैसे हो गया? क्योंकि ट्रांसफर इन भी हुआ था ना, ये ट्रांसफर इन भी हुआ था। अच्छा, अगर ट्रांसफर इन टोटल करें, वैसे तो यहां से भी नजर आ रहा है, लेकिन ये ट्रांसफर इन है, ये और ये कितना 3 4 6 9। इसी तरह इसमें ट्रांसफर इन कितना है? ये 2000, ये 340 और ये 7 2347। यहां तक कोई इख्तलाफ? अच्छा, अब एक जादू देखें। SD1 SD2 को कितना सपोर्ट कर रहा था? यानी जब SD1 को बांटते थे तो SD2 में कितना बढ़ता था जाके? 10%। SD1 से जब इतना आउट हुआ है तो इसका 10% SD2 में गया होगा ना, ये 10%। इसका 10% है। इसी तरह से जब SD2 से ट्रांसफर आउट होता था तो SD1 को कितना जाता था? 20%। तो अगर SD2 से इतना ट्रांसफर आउट हुआ है तो ये देख लें 20% ये इसका 20% ही बनता है। ये फिगर हमें पहले ही पता है या प्राइमरी अपोर्शनमेंट से निकल आई हुई है, लेकिन जब तक ये नहीं पता तब तक ये नहीं पता। तो क्या हमने जब पार्ट ए सॉल्व ही नहीं किया हुआ तो हमें ये पता? ये और ये नहीं, ये तो मैंने भी सॉल्यूशन से उठाया है, तो हमें ये नहीं पता, तो फिर ये भी नहीं पता, और हमें ये भी नहीं पता, तो फिर ये भी नहीं पता। अगर इसको x मान लें तो ये क्या है? 0.1x। अगर इसको y मान लें तो ये क्या है? 0.2y। अब ये दो इक्वेशंस हैं, 15,000 प्लस 0.1x इज इक्वल टू y, 20,000 प्लस 0.2y इज इक्वल टू x। अब इसको मैं वर्किंग में लिखने लगा हूं। अब ये जगह खाली कर लो जरा। ये अब मैं अब मैं पार्ट बी सॉल्व कर रहा हूं। पार्ट बी में हम ये लिखेंगे ऐसे ही, और बस ये एक एक दफा लिखेंगे।
अब इसके बाद इसको यहाँ रोक के हम वर्किंग पे आएंगे। ये पता और ये कैसे बनाया अभी, ये जो अभी आपको वो सर्विस कितनी बांटनी है उसी से निकाला है ना। ये इक्वेशन हम बना सकते हैं, इस इक्वेशन को बनाने में कोई मसला। SD1 लिखें, नीचे x लिख लें, इधर y लिख लें। ये क्या है, जितना जितना एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। SD1 SD2 को कितना सपोर्ट कर रहा है, ये इधर लगा लें लाइन। ये कितना सपोर्ट कर रहा है, इधर लगा लें लाइन। उसके बाद ये x लिखा हुआ है तो उधर y कर दें, इधर y लिखा हुआ है तो इधर x कर दें। ये दो इक्वेशंस आ गई। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इनको मैं इक्वेशन फॉर्म में लिख लेता हूं, चलें। 20,000 प्लस 0.1 y इज इक्वल टू x 0.2 और 15,000 प्लस 0.1 x इज इक्वल टू y। और आपको दो इक्वेशंस में से दो वेरिएबल निकालने आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इनको उस तरह से सॉल्व करें कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें, एक की वैल्यू निकालें दूसरे में पुट कर दें। ये आता है आपको, x की वैल्यू इसमें पुट कर दें, y निकल आएगा, फिर y उसमें डालिएगा तो x निकल आएगा। और इसको आप ये भी कह सकते हैं बस सॉल्विंग। जरूरी नहीं कि सारा सॉल्व करके दिखाएं। सॉल्व जब आप करेंगे ना, करें करें सॉल्व। ये समीर नजर आ रहा है, ये वाला। हाँ जी, कितना आंसर आया? अस्सलाम, क्या रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या आंसर आया? 17347 और x 23469, वही आ गया जो पहले भी आया हुआ था। अच्छा, अब जब हमने ये दो फिगर्स निकाल ली, अब क्या करें? अब इन दोनों को हम यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा, ये x और y क्या है? ये टोटल ट्रांसफर आउट है, टोटल, एक एक करके नहीं, ग्रैंड टोटल उनका। तो वो जो 3-4 लाइनें लिखनी पड़ी थी, अब हम एक ही लाइन लिख के काम चला लेंगे। SD1 से टोटल ट्रांसफर आउट कितना है, यानी x टोटल कितना है? तो हम x वाले कॉलम में 23,469 आउट कर देंगे। बेशक अभी नहीं है, खैर है, कर दें कर दें। अब इसको जब बांटेंगे 40 50 10,
9388 इधर 11735 है 4 है वैसे। आगे देखते हैं, चलें आगे। टू 347 SD2 से कितना आउट करें? Y कितना? 17347। तो यहां से 17347 आउट कर देते हैं। करें आउट। नहीं 17 को कर देना आउट। 50 30 20 8673। अच्छा पहले इसको करते हैं, 20 बताएं इसका। ये हो गया 0। आगे 30 5204। अब ये बन रहा है पूरा 3 करने से कि 4 करने से? मेरा ख्याल है 4 करने से बनेगा। नहीं 4 और 4 8 और 9 7। बस ये 2 लाइनों में सवाल सॉल्व हो गया। अब इसका ग्रैंड टोटल करेंगे तो इधर आ जाएगा 4 4 8 आएगा शायद, 4 8 062 और यहाँ आ जाएगा 6 938 और ये 0 हो गया। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। यहाँ से आगे इनका OAR निकल आएगा, ये 5000 और ये 6000 और इसका OAR आ जाएगा 9.61 और इसका 11.6। ये हो गई सिचुएशन 3। अच्छा इसके लिए आप एक सवाल होमवर्क कराइए। सवाल राइस की बुक में भी है, पेज 166 पे, क्वेश्चन नंबर 3, सलमान लिमिटेड, ऑटम 14 का सवाल है। राइस की बुक में पेज 166, क्वेश्चन नंबर 3, ऑटम 14, सलमान लिमिटेड। ये होमवर्क है आपका। बाकी किताबों से भी रेफरेंस बता देता हूँ। जिनके पास लास्ट टाइम वाली पैक की बुक है उसमें ये क्लास वर्क 2 था, क्लास वर्क 2। और अगर किसी के पास ICAP वाली बुक है, पुराना क्वेश्चन बैंक, तो उसमें भी शायद ये था ही, हाँ जी उसमें ये 3.12 था। जिनके पास लास्ट टाइम वाला ICAP का क्वेश्चन बैंक है उसमें ये 3.12 था। क्वेश्चन नंबर 3.12 था ये, सलमान लिमिटेड।
नए से बताना है, नए से भी बता देते हैं जनाब। नए में ये है, पता नहीं, ढूंढ लेते हैं। नए में सलमान, हाँ जी, नए में ये है, और नए में है ये पेज नंबर 62 पे, एग्जाम्पल नंबर 1 सलमान लिमिटेड। चलें, इतना सारा मैंने आपको इसका लोकेशन बता दी है, अब तो पहुंच ही जाएंगे। ये सवाल होमवर्क है, आसान है, हो जाएगा आपसे। ये सवाल करके आइएगा, करके आइएगा। जुल्म के टॉपिक पे बात चल रही थी, और ये बड़ी एक ख़तरनाक हदीस सुनाने लगा हूँ आपको। सही बुखारी में रिवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने किसी भाई पर जुल्म किया हो तो उसे चाहिए कि उससे दुनिया में माफ़ करवा ले, क्योंकि वहाँ यानी आखिरत में दिरहम व दिनार ना होंगे। पहले इसके भाई के लिए, यानी जिस पे जुल्म किया था, पहले इसके भाई के लिए इसकी नेकियों में से हक दिलाया जाएगा। अब ये सेटलमेंट मोड हो रहा है, और अगर उसके पास नेकियां नहीं होंगी तो फिर वो जो भाई था जिस पे जुल्म किया था, उसकी बुराइयां इस पे डाल दी जाएंगी। दोबारा सुन लें, सही बुखारी में रिवायत है, जिसने अपने किसी भाई पर जुल्म किया हो तो वो उसे चाहिए कि इस दुनिया में माफ़ करवा ले, क्योंकि वहाँ यानी आखिरत में ना दिरहम होंगे ना दिनार होंगे। पहले उसके भाई यानी मजलूम के लिए इसकी नेकियों में से हक दिलाया जाएगा, और अगर उसके पास नेकियां ना होंगी तो उसके भाई की बुराइयां इस पर डाल दी जाएंगी। और जुल्म, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जुल्म किसी जालिम हुक्मरान का जुल्म नहीं है। सिर्फ जब हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, उसकी तजलील करते हैं, उसको अपेरेंटली हम बस शुगर लगा रहे होते हैं दोस्तों के अंदर, लेकिन उसकी तजलील कर रहे होते हैं, उसकी हम इज़्ज़त ख़राब कर रहे होते हैं, कोई ज़्यादती कर रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं, किसी के पैसे मार रहे हैं, तो ये सब जुल्म में आएगा। अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।